हम्म, जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा, आज ना मैंने सबसे पहले निकाला है बेयर एक्ट। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरे से ये कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं मैम आप एंड पे बेयर एक्ट को जो है वो उर्दू वाले बेयर एक्ट को एंड पे पढ़ाती हैं। तो मैंने सोचा चले आज जो है वो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारा इस दफा का इंग्लिश का बेयर एक्ट है, दीरा, ठीक है। इसको हम पहले उर्दू वाले को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंग्लिश वाले की तरफ आएंगे। तो बच्चों ने कहा कि मैम आप पहले उर्दू वाला पढ़ाया करें, उसके बाद आप इंग्लिश इंग्लिश वाला जो बेरेक्ट है वो पढ़ा के उसके पॉइंट्स निकालना हमें सिखाया करें। तो इस वजह से आज हम 31st जो सेक्शन है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट का, वो हम पहले उर्दू में पढ़ लेते हैं। उर्दू में पढ़ने के बाद देन हम जो है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। और ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आए। कोशिश करूंगी कि इंग्लिश में पढ़ने के बाद फिर मैं एक दफा आपको एक ग्लास में उर्दू में बता दूं, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको साथ साथ क्लियर होती चली जाएं। ओके, अब सेक्शन 31st जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस का, वो है मालूमात अख्तियार करने, मालूमात हासिल करने का अख्तियार, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसके सब क्लास 1 के अंदर जो है वो क्या कह रहा है कि दफा 21 के तहत मजाज किया गया कोई अफसर इस एक्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में होने वाली तहकीक के मुद्दत के दौरान, यानी कुछ ऐसे अहकामात है ना जो पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मना है कि नहीं करने। अगर कोई पर्सन उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और किसी ऑफिसर को सेक्शन 21 के तहत, इसी एक्ट के सेक्शन 21 के तहत उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो मालूमात हासिल कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या तहकीक जो है वो कर सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, तो वो अफसर को क्या क्या अख्तियारात हासिल हैं यहाँ पे। अब वो पहले नंबर पर अलिफ में क्या करेगा, किसी शख्स से खुद को मुतमईन करने की गरज से मालूमात हासिल करेगा। पहले कोई भी शख्स हो सकता है जिस पर उसको डाउट हो, खा इससे इस एक्ट या इसके तहत वजह किए गए किसी कायदा या हुक्म के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर किसी शख्स को हुक्म दे सकेगा। पहली बात, वो मालूमात लेगा किसी भी शख्स से। दूसरे में कह रहा है कि वो उसको हुक्म देगा कि वो तफ्शीश के लिए फायदा मंद और मुतलका दस्तावेज, डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज पेश करे या फ्राहम करे, ठीक है, जो उस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जीम में कह रहा है कि हकायक और मुकदमा के हालात से बाखबर किसी शख्स से पूछगछ भी करेगा, ठीक है। आप कहीं पर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो उससे अवेयर है, उसको पता है सारे फैक्ट्स क्या हैं, तो वो उससे पूछगछ भी कर सकता है। और बिला लिहाज इस अमर के फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी दूसरे कानून में कोई चीज शामिल है, किसी भी बैंक या मालियाती इदारे से मालूमात हासिल कर सकेगा। यानी यहाँ तक उसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने के अख्तियारात हासिल हैं। तो चलें अब हम जो है वो उर्दू वाले बेयर एक्ट, वो सॉरी इंग्लिश वाले बेयर एक्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये रहा हमारे पास इंग्लिश वाला बेयर एक्ट। तो इसको हम देखते हैं। फाउंट इतना बड़ा है कि आपको थोड़ा बच्चे बड़ा चाहिए, मैं ना इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रीड आउट करने में, ठीक है। चल, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड, कोई भी ऐसा अफसर जो कि मजाज है जिसको अथॉरिटी दी गई है अंडर सेक्शन 21 में। अब यहाँ पर मे का वर्ड है, मे का मतलब जहाँ पे होता है ना, उसका मतलब होता है उसकी अपनी डिस्क्रिशन है, क्योंकि वो ओपन है, वो पाबंद नहीं है, लेकिन उसको अगर डाउट होता है, कुछ ऐसा होता है और वो वहां का उस इलाके की अथॉरिटी और उस काम की अथॉरिटी उसके पास है, तो फिर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकेगा, call for information from any person for the purpose of satisfying himself whether there has been any contravention of this provision of the provision of this act or any rule or order made thereunder, ठीक है। यानी अब यहाँ पर अहकामात क्या दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ।
यहाँ पर ये है कि जो नारकोटिक सब्सटेंस है उसकी कल्टीवेशन नहीं करनी, उसकी सेल नहीं करनी, उसमें किसी को हेल्प आउट नहीं करना, उसको अपने घर पर जो है वो पोजेशन नहीं रखनी इलीगली, और अगर रखनी है तो फिर उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस या फिर नारकोटिक ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो वो अगर कोई भी इंसान इन अहकामात के अगेंस्ट जाता है, इसकी मुखालफत करता है, तो तब ये सारा कुछ वो ऑफिसर कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 94 95 सीआरपीसी है। ठीक है, इसको आप लोग जब आप ये रीड आउट करें तो इसको भी साथ रीड आउट करिएगा। अच्छा, बी में रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट और थिंग यूजफुल और रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। ठीक है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो उसको लगता है कि वो उससे मुझे हासिल करनी चाहिए, तो वो उसके लिए ऑर्डर भी दे सकता है। इसके लिए भी सेक्शन जो है वो 161 जो सीआरपीसी का है वो रेलिवेंट है, वो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाता है सब क्लास सी। अब सब क्लास सी में है कि एग्जामिन एनी पर्सन अक्वांटेड, अक्वांटेड का मतलब होता है आगाह या जानता हो, विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जिस केस को वो इंक्वायर कर रहा हो उससे मुतालिक अगर किसी पर्सन के पास कुछ फैक्ट है, हकायक है, तो वो फिर उससे पूछगछ भी कर सकता है। और ये इसकी 94 सेक्शन सीआरपीसी जो है वो अगेन लिंक करता है, इसके साथ रेलिवेंट है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। और डी में रिक्वायर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन notwithstanding anything contained in any other law for the time being imposed to provide any information whatsoever। अच्छा, आप ना यहाँ से अगर इसको कट कर दें यहाँ तक, इतना ही पढ़े, रिक्वायर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये जो है वो होप्स हो कि आपको अब समझ आ गई होगी, पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके पॉइंट्स जो है वो निकले हुए हैं। बहुत इन्फॉर्म वो है, तीन बेसिक है, ए बी सी एंड डी, ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स पर रखना है, और ये साथ रेलिवेंट प्रोविजंस भी है, तो इनको भी जहन में रखना है। और फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि मैंने उसको सही एक्सप्लेन करने में कोई ऐसा वर्ड छोड़ दिया है, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि हम सादा गुफ्तगू एक जनरल बातों बातों में जो है वो मतन सेक्शन का मतन को अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें मजीद इसमें जाने, क्योंकि मैं यहाँ पे केस लॉज और ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग स्टक हो जाएंगे। जब आप एक बेयर एक्ट को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो फिर उस बेयर एक्ट को अनदर बेयर एक्ट के साथ लिंक करना आपको इजीली आ जाता है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं जिस चीज को पढ़ा रही होती हूँ मैं उसी चीज पे फोकस करके बच्चों को उसी में एक्सपर्टी देती हूँ, और फिर हम अनदर टास्क की तरफ चलते हैं। तो फिर भी बेटा अगर आपको नहीं समझ आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड।